बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान ख़ान हूँ। लास्ट जो 24 से 36 घंटे हैं इनमें ख़त्ते में जंग बहुत तेज़ हो गई है और इस वक्त जो ताज़ा मनाज़र आए हैं रात के जिस पहर में आखिरी पहर में मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो अब जो मनाज़र आए हैं इसराइल से वो बहुत खौफनाक है। ईरान ने अब तक का सबसे बड़ा फ़िज़ाई हमला किया है इसराइल के ऊपर और यानी इस हमले को आप ये कह सकते हैं कि शायद शुरू के दिनों में जब इसराइल का एयर डिफेंस सिस्टम ठीक से काम कर रहा था उस वक्त शायद इस लेवल का हमला किया गया हो जितना बड़ा हमला अब किया गया है। इससे पहले इसराइल की ज़मीन से मिसाइल इस तरह नहीं टकराते थे जैसे अब टकरा रहे हैं। जिस तरीके से क्लस्टर बम गिर रहे हैं, जिस तरीके से मिसाइल टकरा रहे हैं, बहुत बड़ा नुकसान हुआ इसराइल का। और इसराइल के अंदर टारगेट्स को हिट कर रहा है ईरान, यानी उसको अपने अहदाफ का पता है जिन्हें हिट कर रहा है। मैं आगे जाके आपको खबर दूंगा और आपको बताऊंगा कि किस तरीके से ये किया जा रहा है। बहरहाल ये फुटेज दो तरफ से आई, एक ईरान की तरफ से आई। जब ईरान से हमला किया गया तो ये एक बहुत बड़ा हमला था। बहुत सारे मिसाइल हथियार एक साथ लॉन्च किए गए इसराइल पे हमले के लिए और उसके बाद जो ईरानी फ़ौज है वो वहाँ पे नारेबाजी कर रही थी, उन्होंने शुक्रिया अदा किया अल्लाह ताला का। और उसके बाद इसराइल के मनाजिर जो हैं वो आते हैं तो वो बड़े ही खौफनाक है। वहाँ पे तो ऐसा लग रहा है कि आसमान से आग की बारिश हो रही है, जिस तरीके से वहाँ पे बम गिर रहे हैं। और सोशल मीडिया पे हर तरफ ये तहलका मचा हुआ है कि ये बहुत बड़ा हमला था ईरान की जानिब से इसराइल पर। ईरान ने इसराइल पर ये हमला किस वक्त किया? ये हमला उस वक्त किया जब डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से ये दावा सामने आया कि अब ईरान की कैपेसिटी ख़त्म हो गई है और 100% ईरान फारग हो चुका है। यानी मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ डोनाल्ड ट्रंप ने क्या पोस्ट किए। क्योंकि बहुत से ममालिक ख़ासतौर पर वो जो ईरान की जानिब से आबनाए हरमज़ को बंद करने की कोशिश से मुतासर हुए हैं, अमरीका के साथ मिलकर अपने जंगी जहाज़ भेजें ताकि इस आबनाए को खुला और महफूज रखा जा सके। हम पहले ही ईरान की फ़ौजी सलाहियत को 100% तबाह कर चुके हैं, लेकिन इनके लिए 1 या 2 ड्रोन भेजना या बारूदी सुरंग गिराना या आबी गुजरगाह के अंदर या इसके साथ कहीं कम फासले तक मार करने वाले हथियार चलाना या मिसाइल दागना, ये अभी उनके लिए आसान है, चाहे वो कितनी ही बुरी तरह शिकस्त क्यों ना खा चुके हों। उम्मीद है कि चीन, फ्रांस, जापान, जनूबी कोरिया और बरतानिया दीगर ममालिक जो इस मसनूई रुकावट से मुतासर हैं इस इलाके में अपने बहरी जहाज़ भेजेंगे ताकि आबनाए हुर्मुज़ को अब ऐसी कौम से कोई ख़तरा ना रहे जिसे मुकम्मल तौर पे मफलूज कर दिया गया है। इस दौरान अमरीका साहिली पट्टी पर शदीद बमबारी जारी रखेगा और मुसलसल ईरानी कश्तियों और जहाज़ों को पानी में डबोता रहेगा। किसी न किसी तरह हम जल्द ही आबनाए हुर्मुज़ को खुला और महफूज और आज़ाद करवा लेंगे, ये डोनाल्ड ट्रंप ने कहा। देखिए, एक तरफ दावा क्या है, एक ही स्टेटमेंट दिया डोनाल्ड ट्रंप ने, उसमें 2 अलग अलग बातें हैं। यानी एक पोस्ट है उसमें एक तरफ ये कह रहे हैं कि 100% ईरान तबाह हो गया और दूसरी जानिब उसी पोस्ट के अंदर डोनाल्ड ट्रंप मदद मांग रहे हैं चीन से, फ्रांस से, जापान से, जनूबी कोरिया से और बरतानिया से। यानी अगर ईरान 100% तबाह हो गया है तो फिर तो अमेरिका के लिए कोई बड़ी डील नहीं होनी चाहिए। अमेरिकन तो बहुत बड़ी फौज है, बहुत तगड़े लोग हैं, दुनिया में सुपर पावर का इनके पास स्टेटस है, तो बड़े आराम से ये ईरान को टैकल कर सकते हैं अगर तो 100% तबाह कर लिया है तो एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं 100% तबाह कर लिया और दूसरी तरफ वो इन ममालिक से मदद मांगते हैं। थोड़ा सा इन ममालिक के बारे में आपको बताता हूँ। फ्रांस के 10 जहाज रिपोर्ट हुए कि फ्रांस के 10 जहाज़ों का एक फ्लीट निकला और वो जा रहा है जनाब आबनाए हुर्मुज़ की जानिब। लेकिन बाद में फ्रांस से स्टेटमेंट आया, नहीं जी नहीं, हम दिफाई नुक्ता नज़र से जा रहे हैं, हमारा किसी पे कोई अटैक करने का इरादा नहीं है और जहां बताया जा रहा है वहां नहीं जा रहे। तो एक तो फ्रांस ने इसके ऊपर बता दिया कि उनके जहाज़ इस मकसद के लिए नहीं निकले। दूसरा, बरतानिया के अंदर बहुत सख्त रद्द अमल है, बहुत सख्त रद्द अमल है और बरतानवी हुकूमत को यहाँ की अपोजिशन ने और अवाम ने रद्द अमल की वजह से रोका हुआ है जंग में जाने से। और बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म कह चुके हैं कि जो हमारे साथ पहले इराक में हुआ है, हम उन तजर्बात की रोशनी में इस लड़ाई में नहीं उतरना चाहते। और चाइना ने डोनाल्ड ट्रंप की जो ऑफर है या जो डोनाल्ड ट्रंप की जो डिमांड है या रिक्वेस्ट है उसको मुस्तरद कर दिया। चाइना ने साफ कहा जनाब हम कोई लड़ाई लड़ने नहीं जा रहे और ये जो बात कर रहा है अमेरिका के आबनाए हुर्मुज़ को जाके खिलाएं और अपने फौजी भेजें और अपनी मिलिट्री को वहाँ भेजें, तो हम ये नहीं करने जा रहे। चाइना ने साफ इनकार कर दिया। जनूबी कोरिया जो है वो अमेरिका के साथ जंगी मशकें कर रहा है, वो बताता हूँ मैं आपको आगे जाके। और जापान पहले कह चुका है वो इस लड़ाई का हिस्सा नहीं बनना चाहता। तो जिन को डोनाल्ड ट्रंप ने बुलाया वो तो लड़ाई का हिस्सा बनना नहीं चाहते। डोनाल्ड ट्रंप मदद मांग रहा है दुनिया से क्योंकि ऐसा लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप जंग हार रहा है दोनों महाजों पे। एक तो अमेरिका के अंदर
बयानिया की जंग हार रहा है, कोई भी इस लड़ाई को पसंद नहीं कर रहा। डोनाल्ड ट्रंप के अपने चंद साथियों के अलावा इस लड़ाई को सपोर्ट नहीं मिल रही है अमेरिका के अंदर से, और अब वो ये चाहता है कि दुनिया के अहम तरीन ममालिक अमेरिका के साथ खड़े हों ताकि अमेरिका के अंदर भी इस जंग की सपोर्ट पैदा की जा सके। तो ट्रंप अकेला रह गया, नेतन्याहू गायब हो गया, अब बयानिया बनाने वाला कोई है नहीं। अमेरिकन ये समझते हैं कि ये एप्स्टीन फाइल से जान छुड़ाने के लिए, जो गंद आ रहा था डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर, उससे जान छुड़ाने के लिए उन्होंने ये अटैक कर दिया और अब वो तवज्जो हटाना चाहते हैं। लेकिन ये मामला उल्टा गले पड़ गया और ये डोनाल्ड ट्रंप ने अपने गले में खुद डाला। डोनाल्ड ट्रंप का एक और स्टेटमेंट है, वो भी यहां पे आप ले लें। एक तो जिन ममालिक को कहा वो तो ऑलरेडी इनकार कर चुके हैं। अमेरिका ने ईरान को अस्करी, मुआशी और दूसरे लिहाज से शिकस्त दे दी है और इसे मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया है। लेकिन दुनिया के वो ममालिक जो यहां से तेल हासिल करते हैं, उन्हें इस गुजरगाह की खुद हिफाजत करनी चाहिए और हम उनकी मदद करेंगे और बहुत ज़्यादा मदद करेंगे। अमेरिका इन ममालिक के साथ हमआहंगी पैदा करेगा ताकि हर काम तेज़ी से, आसानी से और बेहतर तरीके से अंजाम पाए। ये हमेशा से एक टीम वर्क होना चाहिए था और अब ये ऐसा ही होगा। ये दुनिया को हमआहंगी, सलामती और पायदार अमन की तरफ इकट्ठा करेगा, डोनाल्ड ट्रंप ने यह कहा। देखें, डोनाल्ड ट्रंप बार बार दुनिया को बुला रहा है कि आओ मेरे साथ मिलकर ईरान पे हमला करो, तो मैं अब नहीं कर पा रहा, मेरे से नहीं हो रहा, ये ऐसा दिखाई देता है। दूसरी जानिब जो ईरानी स्टेटमेंट है ना, ये अब्बास अराकची जो ईरानी वज़ीर ख़ारजा हैं, उनका स्टेटमेंट आप देखें। उन्होंने कहा कि अमेरिका की जी सिक्योरिटी अम्ब्रेला जैसे वो आयरन डूम बना हुआ है उसके ऊपर, इसराइल के ऊपर, जिस सिक्योरिटी अम्ब्रेला का बहुत चर्चा किया जाता था, बड़ी तारीफें होती थी, वो सुराखों से भरी हुई छतरी साबित हुई और मुसीबत को रोकने के बजाय मुसीबत को दावत दे रही है। अमेरिका अब दूसरों से, यहां तक कि चीन से भी भीख मांग रहा है कि वो आबनाए हुर्मुज़ को महफूज बनाने में उसकी मदद करें। ये आगे से ताने आ रहे हैं ईरान की जानिब से। ईरान अपने बरादर पड़ोसी ममालिक से मुतालबा करता है कि वो गैर मुल्की जारहियत पसंदों को निकाल बाहर करें, ख़ास तौर पर इसलिए कि इन गैर मुल्कियों की वाहिद फ़िक्र सिर्फ इसराइल है और उसके अलावा कुछ नहीं है। अब नाज़रीन ने एक और भी वार्निंग दी है ईरान ने इस खित्ते के अंदर, और ये बहुत अहम है और ये रिपोर्ट हुई है। और रिपोर्ट ये हुई है कि पासदारान इनकलाब यानी ईरान की जो फोर्स है, उसने खित्ते में मौजूद बड़ी अमरीकी कंपनियों को इलाका खाली करने के लिए तंबीह कर दी है और वार्निंग जारी कर दी है कि इलाका खाली कर दें, और साथ में एक लिस्ट जारी की है जिसमें उन कंपनियों के नाम है और साथ में वो इलाके लिखे हुए हैं, उनके एड्रेस लिखे हुए, यहाँ पे कंपनियां में पता है हम इन्हें मार सकते हैं, फ़ौरन खाली करो इसको। तो जो उन्होंने नाम लिए हैं, उन्होंने कहा जी हम अमरीकी हुकूमत को तंबीह करते हैं कि वो खित्ते से तमाम अमरीकी सनतों को निकाल ले। हम इन सनती कारखानों के करीब रहने वाले लोगों से जिनमें अमरीकियों के शेयर हैं, दरख्वास्त करते हैं कि वो इन इलाकों को छोड़ दें ताकि इन्हें कोई नुकसान ना पहुंचे। पासदारान इनकलाब की जानिब से जारी करदा उनसे वाबस्ता फारस न्यूज़ एजेंसी की तरफ से शेयर करदा एक ग्राफिक में उर्दन और मुत्तहिदा अरब अमारात में काम करने वाली अमरीकी सनती, टेक्नोलॉजी, तवानाई और मालियाती कंपनियों की एक पूरी फहरिस्त जारी की गई है, जिसमें उनके दफातर को मखसूस मकामात जो हैं वो एरिया भी उन्होंने बताया कि ये एरियाज है। अब ये कौन सी बड़ी बड़ी कंपनी है? लॉकहीड मार्टिन, ये बहुत बड़ी कंपनी है, ये हथियार भी बनाती है, दुनिया में जहाज भी बनाती है, मिलिट्री के हवाले से बहुत काम करती है। अबू धाबी में है, ग्लोबल मार्केट में इसका ऑफिस है। देखें, उनको पता है कहाँ पे है, क्या है। ये बोइंग का जो ऑफिस है वो ओमान डिप्लोमेटिक एरिया में है, यानी दुबई साउथ एविएशन डिस्ट्रिक्ट में। माइक्रोसॉफ्ट और उसका दफ्तर उन्होंने लिखा हुआ है, फिर ओरेकल और उसका दफ्तर उन्होंने लिखा हुआ है एड्रेस, फिर एक्सन मोबिल, फिर सिटी ग्रुप, फिर अमेजॉन वेब सर्विसेज, फिर NSO ग्रुप, KKR, गेट विलेज, इसका भी एड्रेस लिखा हुआ है, बोस्टन कंसल्टेंट ग्रुप, इसका भी एड्रेस लिखा हुआ है, और बहुत सारी कंपनियों का उन्होंने पूरा दिया हुआ है, एक लंबा चौड़ा नाम लिखे हैं अमेरिकन कंपनियों के या जिनमें अमेरिकन के शेयर हैं। साथ उन्होंने बताया जनाब ये इनके एड्रेस हैं, हम इनको मारेंगे, यहाँ से निकल जाओ फ़ौरन और इसके आसपास भी कोई ना जाए। ये ईरान कर रहा है। अच्छा, ईरान के हमलों के हवाले से ना एक बड़ी इंटरेस्टिंग खबर है मेरे पास। खबर यह है कि ईरान ने इसराइली रहनुमाओं, इसराइली वज़रा, उनके कमांडरों, उनके पायलट्स और खुफिया एजेंसी के अफसरान के मखसूस पते मालूम करके उन पर हमले शुरू कर दिए। यानी ईरान को एग्जैक्टली पता है कौन कौन किधर किधर है और उनके एड्रेसेस के ऊपर हमले शुरू कर दिए। लेकिन जिसके पास ताकत होना पाकिस्तान में, वो ताकत छोड़ता नहीं। जिसके पास इख्तियार और इक्तदार आ जाए ना, वो उसको छोड़ता नहीं है। पाकिस्तान में नीचे से लेके ऊपर तक आवे का आवा ही बिगड़ा हुआ है। कोई आदमी भी अपनी सीट छोड़ना नहीं चाहता। तो मुझे लगता है राणा सनाउल्लाह साहब ने बात तो बड़ी लॉजिक की है कि बैठ जाए सारे और बैठ के कोई मसले का हल निकालें।
जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है ये अपनी बैरकों में वापस जाएं और अपनी आईनी हुदूद के अंदर जाएं और अवाम की मुंतखब क़यादत को मुल्क दिया जाए। पाकिस्तान में अगर ये इलेक्शन ठीक नहीं हुए तो अगले इलेक्शन करवा दिए जाएं और अवामी मैंडेट का एहतराम किया जाए, इदारों को उनकी स्पेस वापस दी जाए, पार्लिमान को, अदलिया को, मीडिया को, सबको उनकी स्पेस वापस मिले तो पाकिस्तान वापस ट्रैक पे भी आ सकता है। बात तो सुनने में बहुत अच्छी है लेकिन प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं लगता, क्योंकि इमरान खान साहब का खौफ इनको ये करने नहीं देगा। अब इस वक्त ये ऐसे स्टेटमेंट क्यों आ रहे हैं जो मेरी दानिश में है, वो मामला 8 फरवरी का है। 8 फरवरी को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कहा जी कि हम करेंगे एक पहिया जाम हड़ताल। देखिए, अगर पीटीआई कामयाब हो जाती है, पाकिस्तान का मीडिया तो यही चलाएगा ना, 10 दुकानें खोल के भी ये चलाएगा, बल्कि 1 दिन 2 दिन पहले फुटेज बना के रख लेंगे कि जनाब जब पूरा पाकिस्तान बंद होगा तो हम ये फुटेज चलाएंगे, जनाब ये इलाका खुला, ये इलाका खुला, ये इलाका खुला। मीडिया को ये 2 नंबरियां करनी आती हैं, एस्टेब्लिशमेंट को भी आती हैं। लेकिन अगर अमली तौर पे पाकिस्तान बंद करने में कामयाब हो गई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 8 फरवरी को, तो फिर एक बात याद रखिएगा, खतरे की घंटी बज जाएगी, क्योंकि स्ट्रीट मूवमेंट जो है उसके लिए अब कोशिशें आगे बढ़ रही हैं। खैबर पख्तूनख्वा में बहुत सारे दौरे रखे गए हैं, सुहेल अफरीदी के मुख्तलिफ इलाकों में वो जाएंगे, मुख्तलिफ इजला में वहां रैलियां निकाली जाएंगी, एक मोटिवेशन जो है वो अब शुरू की जाएगी और स्टूडेंट्स को बहुत अहम रोल मिलने वाला है आने वाले दिनों में। तो आप देखेंगे कि स्ट्रीट मूवमेंट आगे की तरफ बढ़ेगी। नंबर 2, 9 तारीख को जुमे वाले दिन अब ये खैबर पख्तूनख्वा से वजीर आला उठेंगे और अपने साथियों के साथ सिंध जाएंगे। कराची में बड़ी गहमा गहमी है, इसके ऊपर मूवमेंट शुरू हो गई है और कराची में बड़े अरसे के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई रहनुमा इस तरीके से मुतहर्रिक होने जा रहा है। तो कराची ने पहले भी बड़े बड़े इज्तिमा किए हैं, कराची ने पहले भी बड़ी जबरदस्त पैगाम दिया है हर मौके के ऊपर। तो यहां अब देखते हैं कि कराची किस तरह से रिस्पॉन्ड करता है। तो 8 फरवरी की फिक्र है, स्ट्रीट मूवमेंट की फिक्र है और जब भी इन्हें फिक्र होती है ये इसी किस्म का कोई स्टेटमेंट दे देते हैं। लेकिन नया साल आया नादरीन, सब एक दूसरे को मुबारकबाद दे रहे हैं। पाकिस्तान में लोग रात भर नाच गा रहे थे सड़कों पे, ऐसे जैसे पाकिस्तान की तरक्की का सफर रुक ही नहीं रहा। यानी ऐसे नाच गा रहे थे जैसे लोग इंटरटेनमेंट के बेचारे तरसे हुए हैं, सुख का सांस ही कोई नहीं है। पाकिस्तानियों को यह सोचना पड़ेगा कि उनके ऊपर यह जुल्म क्यों होता है। ये जालिम आपके ऊपर तब तक मुतहर्रिक रहेंगे जब तक आप एक मुट्ठी बनकर खड़ा होना नहीं सीखेंगे। गानों पे झूमने से बेहतर है कि आप एक दफा दमादम मस्त कर अंदर करें और अपना हक मांगें, क्योंकि आपके हक के लिए सिर्फ लीडर की जिम्मेदारी नहीं है कि वो लड़े। कभी नवाज शरीफ लड़े, कभी बेनजीर लड़े, कभी जुल्फिकार दी भुट्टो लड़े, कभी कोई और लड़े, आज इमरान खान लड़ रहा है वो लड़ाई। आपको खुद अपनी लड़ाई लड़नी पड़ेगी, आपको खड़े होना पड़ेगा। पाकिस्तानी जब तक खड़े नहीं होंगे तब तक लीडर जितनी मर्जी कुर्बानियां देते रहे, पाकिस्तान आगे नहीं बढ़ेगा। एक दफा पाकिस्तानियों को खड़ा होना पड़ेगा, निकलना पड़ेगा बाहर, जैसे कौमें निकलती हैं। पाकिस्तानियों ने 8 फरवरी को एक बड़ा पुरअमन तरीके से, बड़ा शानदार तरीके से इनकलाब का एक जलवा दिखाया था। ये वही पाकिस्तानी है। इन्हें एक मरतबा फिर पुरअमन तरीके से एस्टेब्लिशमेंट को बताना पड़ेगा कि हमारे पास दूसरा तरीका भी है और हम इससे इस्तेमाल भी कर सकते हैं, और बड़े पुरअमन तरीके से हो जाएगा। इनकी तबीयत सेट हो जाएगी अगर एक दफा पूरा पाकिस्तान बाहर आ जाए तो, और पाकिस्तान बाहर अल्टीमेटली आ ही जाएगा, क्योंकि पाकिस्तानियों का मुकाबला को बहुत अक्लमंद लोगों से नहीं है, वो भी बड़े एवरेज किस्म के लोग हैं। अब देखें ना, ये जुरैन नज़ाबानी, इन्होंने आर्टिकल लिखा एक्सप्रेस ट्रिब्यून में, जिसमें उन्होंने बताया कि नई नस्ल जो है वो नफरत कर रही है आपसे। आप जो मर्जी कर ले, जो सौदा बेचना है, नई नस्ल आपसे वो सौदा नहीं खरीदेगी, वो आपकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं है, बल्कि वो आपको म्यूजिक एंजॉय करेगी जब उनको मौका मिलेगा। वो बता रहे हैं कि नई नस्ल आपकी बातों में आने वाली नहीं है। उसने बड़ा अच्छा आर्टिकल लिखा। इस आर्टिकल को बहुत थोड़े से लोगों ने पढ़ना था। कितने लोग हैं अंग्रेजी पढ़ने वाले? थोड़े से। हमें जब उर्दू अखबार और अंग्रेजी में चॉइस करनी होती है तो हम लोग, क्योंकि उर्दू मीडियम लोग हैं तो हम उर्दू अखबार पढ़ लेते हैं। अंग्रेजी पढ़ने वाले ही बहुत थोड़े से हैं पाकिस्तान में बाबू, बहुत थोड़े लोग हैं, और उनमें से भी ज्यादातर आर्टिकल्स नहीं पढ़ते, खबरें वबरें देखते हैं, निकल जाते हैं। ये आर्टिकल्स की एक दौड़ के अंदर ये आर्टिकल कहीं गायब हो जाता। लेकिन आप देखें कमाल उस मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के ऑफिसर का जिसने